Assalamualaikum dear students, my name is Asad Khan and you are watching my YouTube channel Physics Time। और आज हम छठा पार्ट पढ़ रहे हैं गॉस लॉ की एप्लीकेशन की। इससे पहले हमने 5 पार्ट्स पढ़े हैं और हर पार्ट में हमने डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे किस चीज़ के लिए, चार्ज स्फीयर के लिए। तो हम लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे और किससे फाइंड करेंगे, गॉस लॉ से फाइंड करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम स्पेस थोड़ा डिस्कस करते हैं कि हमारे पास स्पेयर जो होते हैं वो 4 तरह के, पहले तो 2 तरह के होते हैं स्पेयर्स। ये हमारे पास स्पेयर है, आपको पता है ये हमारे पास क्या है, एक स्पेयर है। लेकिन हमारे पास 2 तरह के स्पेयर है, एक है हमारे पास थिन या हालो, इसको हम क्या बोलते हैं, हालो स्पेयर्स, ठीक है। और दूसरा ये हमारे पास पहला टाइप है इसका, और दूसरा जो टाइप है वो हमारे पास क्या है, सॉलिड और हालो का क्या मतलब है, जो बीच में खाली हो उसको हम थिन या हालो बोलेंगे, और जो एक गोला हो, एक एग्जांपल हम लेते हैं, एक ऐसा गोला हो कि अंदर भी भरा हो, तो उसको हम सॉलिड स्फीयर बोलेंगे, ठीक है। तो स्फीयर हमारे पास 2 तरह के होते हैं, हालो स्फीयर्स और सॉलिड स्फीयर्स। फिर इसमें भी, हालो में भी हमारे पास 2 तरह के स्फीयर्स होते हैं, एक होते हैं कंडक्टिंग और दूसरा ये पार्ट ए, और ये जो पार्ट बी है इसका सब टाइप है ये, इसमें हमारे पास दूसरा होता है नॉन कंडक्टिंग स्पेयर्स, ठीक है। हम स्पेयर्स की बात कर रहे हैं, एक हालो स्पेयर दूसरा सॉलिड, हालो में एक कंडक्टिंग दूसरा नॉन कंडक्टिंग। इसी तरह इसमें भी है, एक हमारे पास होता है कंडक्टिंग और दूसरा हमारे पास क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड स्फीयर में भी एक हमारे पास कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर और दूसरा नॉन कंडक्टिंग। तो ये हमारे पास एक होता है कंडक्टिंग, इसको मैं अलग इसलिए लिखता हूँ, और दूसरा हमारे पास होता है बी, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ठीक है। हम इन सब के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो होते हैं, ये हालो कंडक्टिंग, हालो नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग, इस सब की प्रॉपर्टीज सेम होती है। इन तीनों की प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम प्रॉपर्टीज होती है इनकी। तो इन तीनों के लिए हम एक ही कैलकुलेशन करेंगे, ये क्या होती है, सेम। अलग वाले कौन सी होती है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्पेयर्स, ठीक है। इनकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत मुख्तलिफ होती है, तो इसके लिए हम अलग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, और इन तीनों के लिए हम एक ही कैलकुलेशन करेंगे, उनसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये कंसेप्ट जहन में रखना है कि अगर हालो हो या सॉलिड हो, लेकिन इनके लिए कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग हालो स्पेयर और कंडक्टिंग हालो स्पेयर और कंडक्टिंग सॉलिड स्पेयर, इन सब के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सेम होगा अगर कंडक्टिंग है तो। अगर हालो है तो उसमें नॉन कंडक्टिंग के लिए भी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। तो इन सब के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कैलकुलेशन होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, सेम होगा। मुख्तलिफ किस चीज़ के लिए होगा, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए होगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपने बस अब सिर्फ इन 3 चीज़ों पे कंसंट्रेट करना है, इन तीनों के लिए हम फाइंड करेंगे एक ही, ठीक है। तो हम लेते हैं, हम ये इन तीनों को सेम क्यों लेते हैं, हम लेते हैं कि अगर हमारे पास एक स्फीयर है, अगर कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। कंडक्टिंग है, मैं आपको एक कहता हूँ, अगर हमारे पास ये हालो स्फीयर है, ठीक है, हालो कंडक्टिंग, मैं तीनों को इसलिए ड्रा करता हूँ ताकि आपको समझ आए। हालो कंडक्टिंग है तो चार्ज कहाँ पे होगा, सरफेस ऑफ द स्फीयर पे, क्योंकि हमने पढ़ा है द एक्सिस चार्ज विल रिजाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये अगर हमारे पास नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग हालो स्फीयर,
नॉन कंडक्टिंग है लेकिन अंदर से चूँकि खाली है तो चार्ज कहाँ पे होगा, इस सरफेस पे होगा। इस मटेरियल का जो अपना चार्ज होगा कहाँ पे होगा, सरफेस पे होगा, क्योंकि अंदर से तो ये खाली है। अब अगर हमारे पास ये कंडक्टिंग है और सॉलिड है, सॉलिड का मतलब कि इसका अंदर भरा हुआ है, ठीक है, लेकिन कंडक्टिंग है, तो कंडक्टिंग सिचुएशन में चार्ज कहाँ पे होता है, सरफेस पे होता है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो तीन है इनकी सब की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी सेम है। तो हम इन तीनों के लिए कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, इन तीनों के लिए अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे कि कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हम दोनों कंडीशन लेंगे इन तीनों के लिए, चूँकि सेम है तो इसलिए मैं एक ही स्फीयर ड्रा करूँगा और दोनों कंडीशन में इनसाइड और आउटसाइड दोनों के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे कि इनसाइड द हालो, इनसाइड द स्फीयर हमारे पास कंडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी और आउटसाइड द स्फीयर हमारे पास। अब दोनों कंडीशन की हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे कि अगर एक हमारे पास एक स्फीयर है, कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है और अगर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, तीनों में से जो कोई भी हो, उनके लिए अंदर इनसाइड द स्फीयर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे और आउटसाइड भी करेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अब वो हम फाइंड करते हैं। तो हम आते हैं एक चार्ज स्फीयर पे। ये हमारे पास है एक चार्ज स्फीयर है, ठीक है। मैंने ये एक चार्ज स्फीयर बनाया और इस पे हमारे पास क्या है, चार्ज है। मैं दूर दूर इसलिए बनाता हूँ ताकि मॉडल आपको क्लियर नज़र आ जाए, ठीक है। चलो मैं थोड़ा ज़्यादा चार्जेस बना देता हूँ इस पे। ये हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है और इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर, ठीक है, समझ लिया आप। इसका रेडियस क्या है, हमारे पास कैपिटल आर है। ये हमारे पास हॉलो कंडक्टिंग भी हो सकता है, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर भी हो सकता है। ये हमारे पास हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर भी हो सकता है और ये हमारे पास सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा है इन तीनों के लिए प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, सेम होंगी। तो ये हमारे पास आप जो कोई भी ले लें, हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग, ठीक है। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग वो अलग है, उसके लिए हम बाद में करेंगे। तो ये हमारे पास कोई भी हो सकती है, ठीक है। एक स्फीयर है और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इक्वली ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर और इसमें हमारे पास ये आर जो है ये हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो पहले हम लेते हैं इनसाइड द स्फीयर कि हमारे पास इनसाइड द स्फीयर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ठीक है। इनसाइड क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में फाइंड करना चाहता हूँ कहाँ पे, इनसाइड द स्फीयर। और इनसाइड पे मैं एक पॉइंट लेता हूँ कि मैं फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे क्या फाइंड करना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, गॉसियन सरफेस बनाऊँगा, गॉसियन सरफेस। और अब तो हम पढ़ पढ़ के थक चुके हैं कि गॉसियन सरफेस हमारे पास क्या होता है, एनी क्लोज्ड सरफेस। एनी क्लोज्ड सरफेस को हम क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस बोलेंगे। तो इस सरफेस के अंदर मैं एक और सरफेस कंसिडर करता हूँ क्लोज, इसको मैं क्या बोलता हूँ, गॉसियन सरफेस। और इसका जो रेडियस है इसको मैं क्या बोलता हूँ, स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल आर बोलता हूँ, ये इसके अंदर है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लिखता हूँ कि आर इज लेस देन कैपिटल आर, कि ये जो अंदर वाले स्फीयर है इसका आर, कैपिटल आर, ये बाहर वाले स्फीयर से क्या है, छोटा है। आर इज लेस देन आर का मतलब है कि हम इनसाइड द स्फीयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आई होप आपको अभी तक समझ आ रहा है। यह भी मैं लिखता हूँ ये जो हमारे पास सरफेस है इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे चार्ज की जो डेंसिटी है उसको मैं कहता हूँ सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी हम किसको बोलते हैं, ये जो सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, सिग्मा से। और सिग्मा हमारे पास इक्वल होगा चार्ज पर यूनिट एरिया की, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ए। और इससे मैं बाद में एक इक्वेशन के लिए वैल्यू डिराइव करूँगा
इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो फ्लक्स है किसी भी क्लोज सरफेस के लिए वो कितना होता है। फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस के लिए हम इंटीग्रल लेते हैं ई डॉट डी ए, ये लेते हैं कि नहीं। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। और हम लेते हैं कि फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी ए डॉट ख़त्म करने के लिए हम लिखते हैं ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। अब हम कहते हैं कि किसी भी पॉइंट के लिए हमारे पास ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो रेडियली इनवर्ड होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह है और हमारे पास ये क्या है, इस जो सरफेस का जो डायरेक्शन है वो हमारे पास क्या होगा, इस तरह होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह भी है और सरफेस ये हमारे पास डी ए है, नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल टू द सरफेस इज द एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह है। अगर इस साइड के चार्जेस के लिए हम लेते हैं तो इस तरह है। ठीक है, और एरिया का डायरेक्शन भी इसी तरह है। ठीक है, तो हम लेते हैं कि दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा 0 डिग्री। देख लिया आप, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ई, इसका डायरेक्शन भी ये है इन साइड के चार्जेस के लिए। और ये जो एरिया वेक्टर है डी ए वो भी इसी डायरेक्शन में है, नॉर्मल टू दी सरफेस। तो दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री। तो कास थीटा की जगह मैं क्या पुट करूँगा, 0। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा ई डी ए कास 0 डिग्री एंड कास 0 इज इक्वल टू 1। तो इससे हमारे पास क्या जाएगा, 1 और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई डी ए इंटू 1। कास 0 इज इक्वल टू 1, तो इससे बन जाएगा हमारे पास ई डी ए। ठीक है, कोई मसला तो नहीं है। ई डी ए हमारे पास क्या आ गया, फ्लक्स। अब हम कहते हैं कि ये जो अब हमारे पास ये तो मैंने सिर्फ ये वाला एरिया लिया। ठीक है, ये वाला एरिया, ये स्मॉल एरिया मैंने कंसिडर किया। अब अगर इस पूरी जो सर्कल है इस पे मैं तो स्मॉल एरिया एलिमेंट्स ले लूँ और सबका जो इंटीग्रल ले लूँ तो हमारे पास ये इंटीग्रल ख़त्म हो जाएगा, डी ए सिर्फ ए आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने गॉसियन सरफेस के लिए कौन सा कंडीशन पढ़ा है कि गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सेम होगा। तो ई को मैं इंटीग्रल से बाहर निकालता हूँ तो ये हमारे पास अंदर बच जाता है डी ए। ई को क्यों बाहर निकाला, ये गॉसियन सरफेस के लिए कंडीशन है कि गॉसियन सरफेस क्या होगा, दो कंडीशन है। एक तो चार्ज के इर्द गिर्द सिमेट्रिक होगा, मतलब हर पॉइंट पे चार्जेस से इसका फासला क्या होगा, सेम होगा। और हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर निकाल लिया। और ये जो मैं हर इस सर्विस पे ये स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लूँ तो ये डी ए हमारे पास क्या बन जाएगा, फिर ए बन जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ख़त्म हो जाएगा, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन। तो हमारे पास ये बन जाएगा ई ए। ये हमारे पास बन गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि मुझे गॉसियन लॉ से पता है, गॉसियन लॉ से हमें पता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर अगर चार्ज हो तो उससे हमारे पास फ्लक्स कितना होगा, चार्ज पर यूनिट चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास फ्लक्स है, गॉस लॉ से हमने ये पढ़ा है। ये हमारे पास कितना होगा, ई ए। अब अगर आप यहाँ पे देख ली तो पूरा चार्ज तो इस स्फीयर के बाहर सरफेस पे है, रिजाइड कर रहा है, बाहर सरफेस पे है, अंदर तो कोई चार्ज नहीं है। और जब हम कहते हैं कि किसी सरफेस के अंदर जब चार्ज ना हो, देखो आप पूरा जो चार्ज है वो कहाँ पे है, बाहर, इस बाहर वाले स्फीयर के बाहर सरफेस पे क्या है, रिजाइड कर रहा है, अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो जब अंदर कोई चार्ज नहीं है तो हमारे पास फ्लक्स कितना होगा, फिर इससे 0 होगा। तो ये हम क्या लिखते हैं, 0 इज इक्वल टू ई ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना होगा, 0। हम कहते हैं कि किसी भी चार्ज स्फीयर, हालो चार्ज स्फीयर कंडक्टिंग अगर है तो सारा चार्ज इसके सरफेस पे रिजाइड करेगा। सरफेस पे जब चार्ज रिजाइड करेगा अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, और अंदर चार्ज नहीं होगा तो उससे फ्लक्स कितना होगा, 0। तो हम कहते हैं कि अगर कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग हालो स्फीयर है, पूरा चार्ज सरफेस पे होगा तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0। क्यों, क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है। ठीक है, तो अंदर तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। अब हम आते हैं इन साइड के लिए कि इन साइड पे हमारे पास स्फीयर के लिए कितनी होगी। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं कहाँ पे, इनसाइड दी स्फीयर। इनसाइड क्या फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को।
इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर में फिर आपके लिए स्फीयर बनाता हूँ। सॉरी, इनसाइड तो हमने कर दिया, अब हम आउटसाइड करते हैं, आउटसाइड दी स्फीयर। ठीक है, आउटसाइड अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास स्फीयर है और ये उस पर क्या है, चार्जेस है। देख लो, ये हमारे पास स्फीयर है, उस पर चार्जेस है। और मैं इसका रेडियस हमने क्या लिया था, आर, कैपिटल आर इसका क्या था, रेडियस था। अब हम कहते हैं कि आउटसाइड द सरफेस हम द स्फीयर एक पॉइंट है पी, और इस पॉइंट पे मैं क्या करना चाहता हूँ, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करूँगा, गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस का डिफिनीशन मैंने आपको 100 बार कर दिया कि एनी क्लोज सरफेस, एनी क्लोज्ड सरफेस को हम क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस बोलेंगे। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करके, अगर स्फीयर थोड़ा ख़राब बने तो सॉरी उसके लिए। ये हमारे पास क्या बन गया, एक स्फीयर बन गया, और इसको मैं क्या कहता हूँ, गॉसियन सरफेस। मैंने एक गॉसियन सरफेस कंसिडर किया, और इस गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो क्या है, स्मॉल आर है। और अब इसी कंडीशन में मैं लिखता हूँ कि स्मॉल आर इज़ ग्रेटर देन कैपिटल आर। आप खुद ही देख ली, कैपिटल आर यहाँ तक है और स्मॉल आर यहाँ तक है। तो स्मॉल आर इज़ ग्रेटर देन कैपिटल आर, इसका मतलब है कि मैं आउटसाइड दी स्फीयर बात कर रहा हूँ। ठीक है, आउटसाइड के लिए मैं ही करता हूँ। ठीक है, इनसाइड की कहानी ख़त्म, अब हम आउटसाइड आ रहे हैं। तो आउटसाइड के लिए हम अब क्या करेंगे, अब हम गॉसियन सरफेस तो मैंने कंसिडर कर दिया, अब हम फ्लक्स फाइंड करेंगे। तो फ्लक्स हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब आप कहते होंगे मैं रेड से इसलिए बनाता हूँ कि मतलब ये अलाउड नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं रेड से बना रहा हूँ। अगर किसी के जहन में आए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा क्यों नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा क्या होंगी, रेडियली आउटवर्ड होंगी, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या किस डायरेक्शन में होंगे, रेडियली आउटवर्ड होंगे। मतलब इस तरह नहीं आ सकती कि इस डायरेक्शन वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह ही, नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कैसे होंगे, रेडियली आउटवर्ड। तो ये जो मैं ग्रीन लाइन बना रहा हूँ, ग्रीन लाइन हमारे पास हर डायरेक्शन में हमें क्या रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ग्रीन लाइन हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। और अब जो मैं ब्लू लाइंस बनाऊंगा वो हमारे पास क्या होंगी, इस सर्फिस के लिए मैं बात कर रहा हूँ, अंदर वाले की कहानी तो ख़त्म है। अब हम इस सर्फिस के लिए क्या लेंगे, एरिया वेक्टर लेंगे। तो हर पॉइंट पे आप देख ली, एरिया वेक्टर को हम क्या कहते हैं, डी ए। तो डी ए नॉर्मल टुवर्ड्स द सरफेस होगा, वो तो आपको पता है, मैंने एरिया वेक्टर वाले लेक्चर में वो एक्सप्लेन किया है कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल होगा। इसी डायरेक्शन के लिए भी आउटवर्ड नॉर्मल होगा, इस यहाँ पे भी आउटवर्ड नॉर्मल होगा, यहाँ पे भी आउटवर्ड नॉर्मल होगा। तो अगर आप देख ले तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का जो एरिया वेक्टर है डी ए, एरिया का जो डायरेक्शन है वो हमारे पास क्या होगा, पैरेलल होंगे। मतलब दोनों के बीच में एंगल क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, ये ब्लू लाइन हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया वेक्टर। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने एक लिख दिया कि ग्रीन जो एरो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करती है, और ये ब्लू एरो जो है वो एरिया का वेक्टर, एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट करती है। मतलब इस क्लोज सर्विस का जो डायरेक्शन है वो रिप्रेजेंट करती है। मैंने अंदर से लिया, लेकिन मैं इस बाहर वाले स्पेयर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हर पॉइंट पे इसका जो एरिया वेक्टर वो क्या होगा, डी ए। और अगर आप देख ले तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल है, मतलब दोनों के बीच में एंगल क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, तो हमें पता है फ्लक्स का फार्मूला हमारे पास है कि फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। ठीक है, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि फ्लक्स इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो cos थीटा की जगह मैं क्या पुट करूँगा, अब ज़ीरो, क्योंकि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर क्या है, पैरेलल है। तो मैं लगाऊंगा यहाँ पे ई डी ए
cos 0 डिग्री एंड cos 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारे पास फ्लक्स बन जाएगा EDA। ठीक है, कोई मसला तो नहीं है आपको? आई होप आपको समझ आ रहा है। ये हमारे पास क्या होगा DA। अब ये जो गाशियन सरफेस मैंने कंसिडर किया है, ये ब्लैक वाला जो हमारे पास है गाशियन सरफेस, इसके रूल्स है। एक तो ये चार्ज इसके इर्द गिर्द क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, दो रूल्स है। और दूसरा, इस गाशियन सरफेस पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई हमारे पास कांस्टेंट है, तो ई को मैं बाहर निकालता हूँ। ठीक है, ई हमारे पास क्या बन जाएगा, इंटीग्रल से बाहर, और ये हमारे पास क्या होगा DA। अब अगर आप देखें तो मैंने तो सिर्फ ये एक एरिया वेक्टर, एक एरिया एलिमेंट के लिए ये फ्लक्स कंसिडर किया है। अब अगर इस पूरी सरफेस को, क्लोज जो गाशियन सरफेस है, इसको मैं छोटे छोटे एरिया वेक्टर्स में डिवाइड करूँ, तो इस पूरे वेक्टर का और फिर मैं इसका सम ले लूँ, तो हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रल। ये ख़त्म हो जाएगा इंटीग्रल और डिफरेंशियल, तो हमारे पास फ्लक्स क्या बन जाएगा, EA। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, EA बन जाएगा। ये हमारे पास बन गया इक्वेशन नंबर B। मैं इसको इक्वेशन नंबर B कंसिडर करता हूँ। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन नंबर B है। अब हमें पता है गॉसेस लॉ से कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर अगर चार्जेस मौजूद है तो उससे फ्लक्स कितना होगा, चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर आप देख ले तो मैंने जो कंसिडर किया है गाशियन सरफेस, वो तो बाहर वाला है, ये ब्लैक वाला, और अंदर चार्जेस मौजूद है। इस ग्रीन वाले पे जो चार्जेस है वो इसके अंदर है, तो इसका मतलब है कि इस गाशियन सरफेस से फ्लक्स होगा। और कितना होगा वो फ्लक्स, हमारे पास होगा Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वो हमें गॉसेस लॉ से ये पता है कि कितना होगा, चार्ज डिवाइडेड बाई परमिटिविटी। ये हमारे पास बन गया EA, ये हमारे पास बन गया इक्वेशन नंबर C। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है? ठीक है, अब हम कहते हैं कि चूंकि इस सरफेस के अंदर हमारे पास चार्जेस मौजूद है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, उसकी चार्ज डेंसिटी होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास है चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इस इक्वेशन से अगर मैं चार्ज की वैल्यू निकालूँ तो ये ए यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास बन जाएगा सिग्मा ए इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, ये क्यू की वैल्यू मैंने फाइंड की, तो ए को यहाँ पे इस साइड पे डिवीजन में था, यहाँ इस साइड पे चला गया मल्टीप्लिकेशन में। अब आप देख लीजिए इक्वेशन नंबर D, इसको मैं नाम देता हूँ। इस D से क्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई सिग्मा ए। अब ये क्यू की वैल्यू जो है सिग्मा ए, इसको मैं पुट करता हूँ कहाँ पे, इक्वेशन नंबर C में। ये क्यू की जो वैल्यू है यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, तो आप देख लीजिए, इसलिए यहाँ पे करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। क्यू की जगह मैं लिखूँगा सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और इस साइड पे EA अपना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू EA। अब ये वाली जो ए है, ये कौन से की सिग्मा ए कौन से वाली ए सरफेस के लिए है, कौन से वाली स्पेस की एरिया है, ये वाले अंदर वाले जिस पे चार्ज है। चार्ज डेंसिटी में कौन से वाले सरफेस की फाइंड करना चाहता हूँ, अंदर वाले की जिस पे चार्ज मौजूद है। बाहर वाले स्पेयर पे तो चार्ज ही नहीं है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी मालूम करने की तो मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है। चार्जेस अंदर वाले पे मौजूद है, तो मैं इसके लिए एरिया चार्ज डेंसिटी फाइंड करूंगा, और चार्ज डेंसिटी का फार्मूला हमारे पास है चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। तो यहाँ पे एरिया की जो वैल्यू मैं लगाऊंगा वो अंदर वाली स्पेयर के लिए लगाऊंगा, और किसी भी सर्कुलर स्पेयर की हमारे पास एरिया क्या होती है, 4πr²। तो यहाँ पे मैं जो R लगाऊंगा वो कैपिटल R होगा, क्योंकि मैं अंदर वाली स्पेयर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। तो इस साइड पे जब मैं एरिया लगाऊंगा स्पेयर की, तो हमारे पास होगा सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई 4π और कैपिटल R², क्योंकि मैं इस अंदर वाली स्पेयर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि चार्जेस इसी पे मौजूद है। ठीक है, तो मैं इसके लिए एरिया क्या लूँगा, 4π कैपिटल R² डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस साइड वाले जो एरिया है जिस पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में इस बाहर वाले स्पेयर पे फाइंड करना चाहता हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे तो मेरा कोई काम ही नहीं है, मैंने तो इस बाहर एक पॉइंट लिया था, उसके लिए मैंने एक गाशियन सरफेस लिया, और इस सरफेस पे मैं क्या फाइंड करना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यह जो एरिया मैं लूँगा कौन से वाले सरफेस के लिए लूँगा, ये बाहर वाले जो बड़ा स्पेयर है इसके लिए लूँगा। तो इसका जो एरिया बन जाएगा E × 4π स्मॉल r², क्योंकि इस बड़े वाले जो स्पेयर है
इसका रेडियस हमारे पास क्या है, स्मॉल आर है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। तो 4 पाई और 4 पाई आपस में कट जाएंगे, ये हमारे पास 4 पाई के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा सिग्मा आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और इस साइड पे रह जाएगा ई आर स्क्वेयर। अब अगर मैं ई को फाइंड करूँ तो आर इस साइड पे मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड पे आ जाएगा तो किस चीज़ में होगा, डिवीजन में। सिग्मा कैपिटल आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ई। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। इसी इक्वेशन से अगर हम देख ले, देखो हमारे पास E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वेयर, नीचे है डिवीजन में E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वेयर। इसका मतलब क्या है हमारे पास, इस इक्वेशन ये हमारे पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, अब हम कहते हैं कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वेयर। इसका मतलब है कि मतलब ये आर हम जितना बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम होगा। इनवर्स रिलेशन है, देख लो, इनवर्स रिलेशन का मतलब है आर बढ़ जाएगा तो ई कम होगा, आर कम होगा तो ई बढ़ जाएगा। ठीक है, आर अगर हम बढ़ाते हैं मतलब इससे हम दूर जाते हैं, इस पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं इसकी जगह, यहाँ पे देखो यहाँ पे आर इतना है, अगर हम इस पॉइंट पे फाइंड करना चाहते हैं तो आर बढ़ जाएगा, आर जितना बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम होगा। इसकी बजाय हम इस सरफेस की जितना करीब आएंगे, आर जितना कम करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा। आई होप आपको क्लियर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वेशन हमारे पास क्या है, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।